हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मजे आ रहे हैं पढ़ने में? बहुत बढ़िया। तो चलिए, आपका दोबारा स्वागत है हमारे अपने चैनल विक्की शर्मा physicsTech.com पर। तो प्रिय बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। जैसे आपके घर में बैटरी होती है, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है लिक्विड टाइप का, वो एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है जिसे हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं। मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक सॉल्यूशन है, लेट अस से ये इतना सॉल्यूशन है भाई मेरे पास, और मैंने इस सॉल्यूशन को नाम दिया NH4Cl। अब इसमें क्या किया, इसमें मैंने दो रोल डाल दी जो कि सर्किट में एनोड और कैथोड का काम करेंगी, लाइक दिस। एक पॉजिटिव रोड और एक नेगेटिव, मीन्स एक एनोड और एक कैथोड। इस एनोड और कैथोड को हमने एक वहां से एक वायर यूज लिया और उसको किसी सर्किट से कनेक्ट कर दिया। तो सर्किट में क्या फ्लो होगी? करंट फ्लो होगी। अब सर्किट में जब करंट फ्लो होगी तो जो इलेक्ट्रोलाइट है ये जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा, क्योंकि जब सर्किट में करंट फ्लो होगी तो सर्किट में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड है ये हीट अप होंगे, गर्म होंगे। इसका मतलब ये है कि इन इलेक्ट्रोड को हीट अप करने का काम किसने किया? इसके अंदर जो रेजिस्टेंस था उसने। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, अगर हम इसको लिखें कुछ इस तरह से, द रेजिस्टेंस offered by an electrolyte, the resistance offered by an electrolyte of a cell to flow of current between two electrodes is called internal resistance, is called internal resistance of a cell, छोटा r। तो सेल के अंदर करंट फ्लो होने के लिए जब इस इलेक्ट्रोड में क्या फ्लो होगी? करंट फ्लो होगी, तभी तो ये वर्क करेगा भाई। तो ये मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं, व्हाट आर दीज? दीज आर इलेक्ट्रोड्स। एक एनोड और एक कैथोड, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। तो इन इलेक्ट्रोड से जो करंट फ्लो होगी, उस करंट से जो इलेक्ट्रोड गर्म होंगे, उस गर्माहट को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, जो क्या करता है? उस फ्लो का अपोज करता है। तो बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रोड के द्वारा ऑफर किया जाता है उस सर्किट में जब क्या फ्लो होती है? करंट फ्लो होती है। और इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हमने बाहर से इसमें कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल कोई भी अप्लायंस यूज नहीं किया, जैसे बल्ब हुआ, फैन हुआ, एक्सेट्रा। तो जो रेजिस्टेंस अपना खुद सेल प्रोड्यूस करेगा, उसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। अब ये रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? देखिए, नंबर फर्स्ट, डिपेंडेंसी। इसकी डिपेंडेंसी बच्चों किस किस पर हो सकती है? पहला तो क्या होगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को तो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमने 11th में डिस्कस किया हुआ है विस्कोसिटी। मान लो आपके पास दो लिक्विड है, एक लिक्विड सॉफ्ट है और दूसरा लिक्विड हार्ड है, और दोनों को अगर ऐसे बिखेरते हो तो जो लिक्विड हल्का होगा, लाइट होता है, वो बड़ी आसानी से फ्लो कर जाता है, और जो थोड़ा हार्ड होगा वो थोड़ी धीरे धीरे फ्लो करेगा। जैसे शहद हुआ, शहद और पानी को आप ले लीजिए, तो क्या होगा कि जो शहद है वो धीरे धीरे फ्लो करेगा,
पानी है वो तेजी से फ्लो करेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो शहद है उसकी नेचर अलग है और जो पानी है उसकी नेचर अलग है, तो दोनों की नेचर अलग होगी तो दोनों का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। चलो बहुत अच्छा। नंबर 2 पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन वही अभी थोड़ी देर पहले की बात, जो लिक्विड जितना गाढ़ा होगा वो उतनी आराम से फ्लो करेगा। मतलब इसको हम करंट की भाषा में कहें, अगर सर्किट में वो इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे फ्री हैं तो उसमें से बड़ी आसानी से क्या फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में है, मतलब एक दूसरे चिपके हुए हैं, तो उसको आगे जाने नहीं देंगे, मतलब करंट का फ्लो आगे नहीं होगा। इसी तरह से शहद है, अब जो बिखेरते हो तो क्या होगा, वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मतलब क्या है, उसके पार्टिकल्स ने एक दूसरे को इतना टाइटली पकड़ा हुआ है कि उसको आगे नहीं जाने देना चाहते। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लिक्विड धीरे धीरे फ्लो होगा, मतलब वो ज्यादा हैवी होगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, अल्टीमेटली उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। लिक्विड जितना लाइट होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। कौन से रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गई बात? ओके। एक और भी टॉपिक इसी में, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और भी है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर मैं शहद या हनी को हीट करता हूं, गर्म करता हूं, तो धीरे धीरे पतला होगा। जो उनके बीच में बॉल्स हैं, सॉरी, जो उनके बीच में क्या होते हैं, बॉन्ड्स बने होते हैं, वो टूटने स्टार्ट होंगे। टूटने स्टार्ट होंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, लिक्विफाइड होगा। जैसे लिक्विड में बदलता जाएगा और ज्यादा लाइट लिक्विड बनेगा, वैसे वैसे उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप, अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे तो जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का वो क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। कंफर्म हो गई बात? कोई समस्या? तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होता है, सेल का। घर में जो हमारी बैटरी वगैरह होती है उसमें एक लिक्विड डालते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में वो इलेक्ट्रोलाइट ही क्या ऑफर करता है सर्किट में, एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है जो उसको करंट फ्लो कराने में काम भी आता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कह देते हैं। और ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली सी बात है डिक्रीज होगा। ठीक हो गई ये बात? ओके चलो। तो अब एक टर्म है जो हमें बेसिकली पढ़नी थी, जिसके लिए पढ़ाते भी हैं, कि अगर मैं एक सर्किट बनाऊं और उस सर्किट में ईएमएफ सेल लगाऊं और उसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगाऊं, तो किस तरह से पोटेंशियल जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चेंज होगा। जैसे मान के चलो ये मैंने एक सर्किट बनाया, इस सर्किट में हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगाया और इसके साथ इसको हमने किससे जोड़ दिया, एक सेल ई से जोड़ दिया। और अभी हमने पढ़ा सेल का अपना एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उससे भी जोड़ दिया। और यहाँ पर हमने की लगा दी। बच्चों की लगानी जरूरी है, क्योंकि जब आप सर्किट पे वर्क कर रहे हो तो उस की को ऑफ कर दो, जब वर्क ना कर रहे हो तो उस की को ओपन रख दो। ये क्या है, की है। चलिए, ये छोटा रेजिस्टेंस है आर। अब ईएमएफ, किसी सेल का ईएमएफ क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी सेल का ईएमएफ क्या होता है, एक पूरे राउंड, एक यहाँ से सपोज जैसे इसमें करंट फ्लो हमने कराई इस तरह से, तो यहाँ से इसमें करंट फ्लो हो गया। अगर ये सर्किट ऑफ है, क्लोज है, तो इस तरह सर्किट में क्या फ्लो होती रहेगी, करंट फ्लो होती रहेगी। तो ये चार्ज फ्लो हो रहा है, एक राउंड में जितना चार्ज फ्लो होता है सोर्स के द्वारा उसे कहते हैं उस सेल का ईएमएफ। और अगर यहाँ पर मैं क्या करूं, सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया। क्यों लगा दिया, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये एक्चुअली में कितना पोटेंशियल ड्रॉप करता है। मतलब यहाँ से जो सोर्स से ईएमएफ चला उसमें से इसने कितना हिस्सा लिया, और बचा हुआ जो हिस्सा वो किसके पास चला जाएगा, फिर इसके पास चला जाएगा। क्योंकि ये भी एक तरह का क्या है, रेजिस्टेंस है, तो अल्टीमेटली ये भी क्या करेगा,
कुछ ना कुछ हिस्सा लेगा अपना इससे, मीन्स कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप ये भी करेगा। तो अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये जो कहलाता है V, इसे कहते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट द नेम इंडिकेट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, अगर आप कहीं पर भी किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा दो और वो वोल्टमीटर 5 या 6 या 10 या जितनी भी वोल्टेज आपको इंडिकेट कर रहा, तो आप समझ जाना कि उस के अक्रॉस उसने इतना पोटेंशियल ड्रॉप किया। मतलब अगर ये बैटरी आपकी 20 वोल्ट की है और मान लो इसमें आपका 12 वोल्ट रीडिंग दिखाए, तो इसका मतलब ये है कि इस 20 वोल्ट की बैटरी में से इसके पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, बचा हुआ आगे चला जाएगा। समझ गए बात? ओके। तो अल्टीमेटली हमारा जो टॉपिक है ना, पढ़ना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, EMF of cell E and internal resistance R, this one। ठीक है, ओके। तो देखें सर्किट से सबसे पहले बड़ी सीधी सीधी चीज दिखाई दे रही है बच्चों, टोटल पोटेंशियल हमारे पास कितना है, उसके सोर्स का कितना है, ये EMF E के बराबर है, लिख लेते हैं। तो E बराबर, अब इसके पास टोटल पोटेंशियल मान लो इसके पास 20 वोल्ट का पोटेंशियल है, उसमें से कुछ ये ले लेगा, बचा वो ये ले लेगा, तो जो टोटल इसकी प्रॉपर्टी है वो इन्हीं दोनों में तो डिवाइड होगी। तो मान लो उसके पास V गया और बचा हुआ इसके पास V डैश आ गया। तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट किया, इस टर्मिनल पोटेंशियल को कैलकुलेट किया और V बराबर आ जाएगा हमारे पास E माइनस V डैश या E माइनस I इंटू R। दिस इज द रिलेशन बिटवीन V, E एंड R। ठीक, थोड़ा सा इसको और पता करते हैं कि इस सर्किट में टोटल कितनी करंट फ्लो हो रही। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V को हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल I इंटू R इक्वल्स टू E माइनस IR। यहां से इसको इधर ले जाएंगे तो I कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचा R प्लस R इज इक्वल टू E। तो I किसके बराबर आ जाएगा, E अपॉन R प्लस R। तो अगर किसी सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया है तो आप उसकी कैलकुलेशन इस वाले फॉर्मूले से करोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट तो ये भी अपोज करेगा, तो जो एक्चुअल करंट आनी थी वो थोड़ी सी कम आएगी ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब कुछ स्पेशल केस भी हैं बच्चों इसमें, जैसे आपसे पूछा जाए कि जो टर्मिनल पोटेंशियल V है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, हाउ मच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या करें, इफ अगर सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो रही हो मतलब क्या होता है, सर्किट कैसा है, ओपन है। ओपन सर्किट होगा तो उसको यहां पर पुट अप करें तो V किसके बराबर आ जाएगा, E के बराबर आ जाएगा। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, EMF के बराबर हो सकती है। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके। अच्छा, ये केस कब होता है, तो बच्चों जब यहाँ से सर्किट क्लोज हो रहा होगा तो इसमें क्या फ्लो रही होगी, करंट फ्लो रही होगी, और जब इसमें करंट फ्लो होती रहेगी तो धीरे धीरे इस बैटरी का जो EMF वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। मतलब बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही। तो आप ये याद रखिए जो इक्वेशन आती है डिस्चार्जिंग की आती है। तो इसका मतलब जब बैटरी चार्ज होता है तो उसकी इक्वेशन क्या आती है, उसमें करंट उल्टी फ्लो होगी। मतलब हम एक्चुअल में देखते क्या है, करंट का डायरेक्शन +2 माइनस, लेकिन जब अंदर की बात चलती है तो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, -2 प्लस। तो यहाँ पर I के प्लेस पर क्या यूज कर सकते हैं आप, -I यूज कर सकते हैं। तो V कितना आ जाएगा, E प्लस I इंटू R। दिस इज द इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ ए सेल और ए बैटरी। क्लियर हो गई बातें ये? तो एक बार इनको रिकॉल कर ले। मुझे रिलेशन निकालना था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस में। हमने देखा हमारे पास एक टोटल शेल है E जो
जिसका कुछ पोटेंशियल तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस ड्रॉप होगा और बचा हुआ किसके, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा। हमने वो इक्वेशन लिखी और वहां से रिलेशन निकाला, इसको इधर उठा कर ले गए तो देखा पोटेंशियल डिफरेंस ई में और इसमें छोटे आर में रिलेशन होता है जो किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है। फिर हमने देखा V की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो V की मैक्सिमम वैल्यू E के बराबर हो जाएगी। ओके, और ये दो इक्वेशन, एक चार्जिंग की और एक डिस्चार्जिंग की। यहां तक कोई समस्या किसी को, समझ में आ रही बातें? ठीक, अब इसी के बेस पर बच्चों एग्जाम में कुछ ग्राफ पूछ लिए जाते हैं, उन्हें प्लॉट करके देखते हैं कि वो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल हैं। चलो देखें, तो हमारा प्लॉट है कुछ शेल के कर्व होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, उन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए सेल, ये क्या होंगे बच्चों? देखो, मान लो हमने सबसे पहला कर्व ड्रॉ किया E वर्सेस R के बीच में। E वर्सेस R माने, पहले मैं अपनी इक्वेशन लिख लेता हूं जो हमने भी निकाली है क्योंकि उनका यूज होगा। V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसे हमें यूज करना है। अब इसका प्लॉट करना है बच्चों, इसका प्लॉट कैसे करेंगे? चूंकि E क्या है, E एक सोर्स है और ये केवल किस पर डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पर। इसका मतलब इसका कैपिटल R से कोई रिलेशन नहीं है। भाई कैपिटल R का रिलेशन तो किससे है, V से है, इस E का तो कोई रिलेशन ही नहीं है V R से, तो क्या कह सकते हैं, E इज इंडिपेंडेंट ऑफ, E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। तो कर्व कैसा प्लॉट करेंगे बच्चों? देखो, बिल्कुल सिंपल कर्व है ये, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज R एंड दिस इज E। तो मान लो अब बैटरी न्यूट्रल तो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा, तो मान लो उसका ईएमएफ ये है E नोट के बराबर, और चूंकि R पर डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, लाइक दिस। सो दिस इज द ग्राफ फॉर E वर्सेस R। सेकेंड ग्राफ की ओर चलें, V वर्सेस R को किस तरह प्लॉट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्राफ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। V वर्सेस R, क्योंकि V तो R पर डिपेंड कर रहा है, बिना R के तो V ड्रॉप पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको कैसे ड्रॉ करें, तो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। दिस इज R एंड दिस इज E, और यहां पर कहीं E की मैक्सिमम वैल्यू भी है जो कि E के बराबर ही होगी, ये कांस्टेंट, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इक्वेशन से। चूंकि V बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास I इंटू R, और I की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी E अपॉन R प्लस R इंटू R। तो V बराबर कितना आ जाएगा, जब इनिशियली R 0 है तो V भी कितना होगा, 0 होगा, मतलब पहला पॉइंट तो ये मिल गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट, जब V और ये मान के चलो जब इंटरनल रेजिस्टेंस इसके इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाए, उस समय इस कंडीशन को क्या होगा, देखो V इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस, इसको मैं R बाई R लिख सकता हूँ, ये 1 हो जाएगा उस कंडीशन में, दिस इज 1। तो ध्यान से देखो, अगर R को मैं R के बराबर रखूं तो ये R से R कट जाएगा, 1 बचेगा, तो जो E आएगा वो V आएगा, वो क्या आएगा, मैक्सिमम ईएमएफ का आधा, मतलब मैक्सिमम ईएमएफ का सपोज आधा कहीं पॉइंट पर है, और यह वो पॉइंट है जहां पर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है। दिस इज E बाई 2, मीन्स हमें एक पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा इन दोनों के लिए।
कर लेते हैं बच्चों ड्रॉ दिस वन सपोज। अब तीसरा पॉइंट, अगर r इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा हो, r कहाँ की तरफ अप्रोच कर रहा, ये कौन सा केस था, जब r 0 की तरफ अप्रोच कर रहा, तो v भी किसकी तरफ अप्रोच कर रहा, 0 की। जब r के बराबर है तो v किसके बराबर, e/2 के बराबर है। और जब r इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करने लगे तो यहाँ पर आ जाओ दोबारा, v इक्वल टू e/1 प्लस r/r। अब v r क्या है, इंफिनिटी है, इंफिनिटी का रिश्ता है 1/0, ऊपर चला जाएगा, 0/1 इज 0, तो 1 + 0 इज 1। तो v किसके बराबर, v किसकी तरफ अप्रोच कर रहा, e की तरफ अप्रोच कर रहा, केवल अप्रोच ही कर रहा, ये भी आप याद रखें। इसका मतलब जो कंडीशन बनी वो कुछ इस तरह से बनेगी, लाइक दिस। लाइक दिस इज द ग्राफ फॉर सेकेंड वन केस। ठीक है बच्चों, तो दो ग्राफ, ई आर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, वो सीधा ग्राफ कांस्टेंट ग्राफ बनाएगा, वी आर डिपेंड करता है इसलिए उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कर्वीलिनियर। और तीसरा ग्राफ, थर्ड ग्राफ, जो कि v और i के बेस पर बनेगा, v वर्सेस i। जनरली हम लोग इसे ओम्स लॉ वाले ग्राफ से ड्रॉ कर देते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि सर्किट के पास अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो उसे कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए उसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। एक लाइन बना लेते हैं पहले, दिस इज i एंड दिस इज v, कहीं ना कहीं e के बराबर होगा, वो बात की बात है। अब देखो बच्चों, हमारे पास इक्वेशन ये वाली होती है, v बराबर e माइनस आई आर, v बराबर e माइनस आई आर। अगर मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिखूं, v बराबर माइनस आई आर प्लस ई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों लिखा सर, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है बच्चों। अगर हमने केमिस्ट्री उसमें मैथमेटिक्स में पढ़ा है, y बराबर mx प्लस सी, सी क्या है, e के बराबर, क्योंकि सेल ईएमएफ कांस्टेंट होता है, तो ई या सी आ गया। m कितना है, माइनस के आई है, क्योंकि एक्सेस को कंपेयर कर रहे हैं। y i के v के बराबर है, x r के बराबर है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो कंडीशन आएगी, इट इज माइनस आर, तो स्लोप कैसा आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। मतलब कुछ इस तरह से, इस तरह से, किस तरह से, मान लो मेरे सर्किट में करंट 0 है, अगर सर्किट में करंट 0 हो गई तो v किसके बराबर होगा, e के बराबर, यानी y किसके बराबर होगा, मैक्सिमम कंडीशन के बराबर, इसके बराबर। और अगर मिनिमम होगी तो ये कंडीशन आएगी, इन दोनों को मिला दो, तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन v वर्सेस i, और ये कहलाती है स्लोप, जो कि किसके बराबर है, माइनस के r के बराबर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में जो स्लोप आएगी, बेसिकली उसमें जो स्लोप होता है वो किसको इंडिकेट करते हैं, तो आंसर है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की तरफ इंडिकेट करती है। क्लियर हो गई बच्चों, ये उतार लें इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां जिसको प्रॉब्लम हो पूछ सकता है। हो, चलिए हो गया ये कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं बच्चों इसके बेस पर, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल ही है न्यूमेरिकल। इसमें फॉर्मूले आपको आने चाहिए इसके अप्लाई करने, तो उसको एक देख लेते हैं किस तरह से एप्लीकेबल करना है भाई। तो न्यूमेरिकल है, एक बैटरी जिसका ईएमएफ 3 वोल्ट है, तो एक बैटरी बना ली मैंने, और इसका ईएमएफ बना लिया ई, जो कि कितने के बराबर है, 3 वोल्ट के, और उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। अभी हमने ये चीजें डिस्कस की, और इसका इस इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों आर दे रखा है, मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना हो सकता है। आगे इसके साथ एक सीरीज में हमने 55 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, 55 ओम का। चलिए, और इसमें जो अमीटर रीडिंग है, मतलब यहाँ पर मैंने कहीं अमीटर लगा रखा है,
उसकी रीडिंग आपको आई दे रखी है, क्योंकि अमीटर क्या बताता है, करंट को बताता है, ये आपको दे रखी है। अमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर, अमीटर कितना रीड कर रहा है, 50 मिली एम्पियर, लेकिन इन्होंने एक चीज और दे दी, अमीटर का रेजिस्टेंस भी दे दिया 1 ओम। चलिए तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना था, वो हम कर चुके हैं, और क्या है बताना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू निकालनी है बच्चों। कैसे निकालेंगे आर की वैल्यू, देखें। अभी हमने क्या पढ़ा, V बराबर E माइनस आई इंटू आर, ठीक, या V, मुझे R चाहिए, इसको इधर उठा के ले जाओ, V प्लस आई इंटू आर बराबर E, यहां से R कितने के बराबर आ जाएगा, E अपॉन, या इसको सिंपली कर लें। देखो हमारे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट 55 प्लस R प्लस 1, 55 प्लस 1 प्लस R मीन्स हमारे पास टोटल ओम है 56 प्लस R ओम, ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है। ओके, आई बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा E अपॉन आर प्लस छोटा r। आई कितना है सर्किट में, 50 मिली एम्पियर, मतलब 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इक्वल टू E 3 है। आर प्लस आर ये टोटल है, या तो आप आर इसको रख सकते हो 56 प्लस में आर जोड़ दो, बात वही रहेगी 56 प्लस स्मॉल आर। अब कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो आंसर कितना आएगा, चेक करते हैं। इसको इधर ले जाओ और इसकी इधर, या कुछ कट तो रहा ही नहीं बच्चों, इसमें कटता तो बड़ी अच्छी बात होती, मगर नहीं कट रहे हैं ये तो बड़ी गलत बात है। इसको क्रॉस में ले जाओ, 50 प्लस आर इक्वल टू कितने आ जाएगा, 3 अपॉन 15 टू 10 की पावर माइनस 3, यही था ना। इसको ऊपर ले जाओ पावर को, यह कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 3 मतलब 3000 अपॉन 51